तो दोस्तों क्या होगा अगर आपकी दुनिया में अचानक से डंजन्स ओपन होने शुरू हो जाए और आप एक एफ रैंक के हंटर हो, लेकिन एक सिस्टम की हेल्प की वजह से आप एक एसएस प्लस रैंक के हंटर बन जाते हो। यही कहानी है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की संग जिन्वो की। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को बिना किसी देरी के। तो इस सीरीज की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में अचानक से अलग अलग जगहों पर पोर्टल्स ओपन होने लगे, जिनमें से मॉन्स्टर निकलकर इंसानों को मारने लगे और इसी दौरान कुछ ह्यूमंस को स्पेशल एबिलिटीज भी मिलने लगी, जिसे अवेकनिंग कहा जाता था, जिसकी मदद से वो सारे स्पेशल ह्यूमंस हंटर के रूप में मॉन्स्टर को मार के ह्यूमंस को बचाते थे। इन हंटर्स के अलग अलग लेवल थे, जिनमें सबसे पावरफुल था एस रैंक और सबसे वीक था ई रैंक। अब हमारे हीरो जिन्वो को हम देखते हैं, जो कि एक ई रैंक का हंटर था और उसे उसके टीममेट्स वीकेस्ट हंटर के नाम से भी जानते थे, क्योंकि वो हाल ही में एक ई रैंक के डंजन में जाके भी जख्मी हो गया था। इसलिए उसकी दोस्त जूही उसे डांटने लगती है कि उसे खुद का ख्याल रखना चाहिए। जूही एक बी रैंक की हीलर थी और उसे जिन्वो बहुत पसंद था, लेकिन उसने अभी तक उसे ये नहीं बताया था। एक दिन जिन्वो जूही और अपने टीममेट्स के साथ एक डंजन रेड पर जाता है, जहां वो बहुत मुश्किल से गॉब्लिन को मार पाता है और उससे उसे एक क्रिस्टल मिलता है। और ऐसे ही क्रिस्टल के चक्कर में इंसान डंजन में जाके मॉन्स्टर को मारते थे, साथ ही इससे वो इंसानों को मॉन्स्टर से भी बचा पाते थे। अब जिन्वो देखता है कि उसके बाकी टीममेट्स ने मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है, लेकिन तभी उन सबको उस डंजन में एक गुफा दिखती है। तो वो लोग सोचते हैं कि उस गुफा में और भी मॉन्स्टर्स होंगे, जिनसे उन्हें क्रिस्टल्स मिलेंगे और ज्यादा मुनाफा होगा, इसलिए वो लोग वहां चले जाते हैं। लेकिन वहां उन सबको एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है, जिसके अंदर कई सारी मूर्तियां थी और वहां पर एक बड़ी सी मूर्ति चेयर पर बैठी थी। साथ ही उनमें से एक स्टैचू पर लिखा था कि तुम्हें गॉड की पूजा करनी होगी, फिर गॉड की तारीफ करनी होगी और फिर गॉड पर विश्वास रखना होगा। लेकिन किसी को ये बात समझ में नहीं आती। उसी वक्त वो बड़ा सा दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे जिन्वो का टीममेट डर जाता है और दरवाजा खोल के वहां से भागने लगता है। लेकिन वहां खड़ी एक मूर्ति अपने हथियार से उसे बीच में से काट देती है। ये देखकर जिन्वो समेत सभी लोग चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो लोग गलत जगह पहुंच गए हैं। उसी वक्त जिन्वो देखता है कि उस बड़े वाले स्टैचू पर लेजर बीम निकलने वाली है, जिसे देखकर जिन्वो सबको नीचे झुकने को बोलता है। लेकिन एक बंदा समय पर झुक नहीं पाता और मारा जाता है, लेकिन बाकी सब में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ था और वह स्टैचू अब उन पर अटैक भी नहीं कर रहा था। ये देखकर किसी को कुछ समझ में नहीं आता, पर तभी जिन्वो को याद आता है कि उसे एक स्टैचू पर गॉड की पूजा करने के लिए कहा था। इसलिए जिन्वो समझ जाता है कि वो बड़ी वाली मूर्ति ही गॉड है और उन सब ने गॉड के सामने झुककर पूजा कर ली है। लेकिन अब उन सबको गॉड की तारीफ करनी थी। उसी वक्त वो बड़ा स्टैचू खड़ा हो जाता है और उन सबको कुचलने के लिए उनकी तरफ आने लगता है। ये देखकर एक बंदा हाथ जोड़ के उस बड़ी मूर्ति की तारीफ करने लगता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता और वो उस मूर्ति के पैरों में कुचला जाता है। ये देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी जिन्वो देखता है कि वहाँ जितनी भी मूर्तियां हैं, उनमें से कुछ मूर्तियों के पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये देखकर जिन्वो सभी को वैसी ही मूर्तियों के पास जाने को कहता है, जिसके कारण वो मूर्तियां म्यूजिक बजाने लगती हैं। लेकिन जिन्वो खुद सही समय पर मूर्ति के पास नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण एक मूर्ति उस पर हमला करती है, जिससे बचने में उसका एक पैर कट जाता है। अब जिन्वो रेंगते हुए उस लास्ट म्यूजिक वाली मूर्ति पर चला जाता है, जिसके म्यूजिक बजाते ही वो बड़ा वाला स्टैचू चेयर पर बैठ जाता है। तभी उस जगह के बीच में से एक अल्टर बाहर आता है, जिसे देखकर जिन्वो कहता है कि हो सकता है कि हम में से किसी को यहाँ अपना सेक्रीफाइस देना होगा। ये देखकर जिन्वो के कुछ टीममेट्स कैप्टन को सेक्रीफाइस देने के लिए कहते हैं, क्योंकि वही उन्हें वहां लाया था। तो कैप्टन उस ऑल्टर पर चला जाता है, जिसके कारण वहां एक जगह आग जलती है, पर कैप्टन को कुछ नहीं होता। तो बाकी लोग भी उस ऑल्टर पर आ जाते हैं, जिनके आते ही वो बड़ा वाला दरवाजा खुल जाता है और वो सारी मूर्तियां धीरे धीरे उनके करीब आने लगती हैं। ये देखकर उनमें से एक बंदा वहां से भाग जाता है, जिससे वो दरवाजा थोड़ा बंद हो जाता है। लेकिन जिन्वो उन सबको वहां रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उन सबकी जान बच जाएगी, पर उन सबकी फैमिली थी और उन्हें लग रहा था कि वो मूर्तियां उन्हें मार देंगी। इसलिए उनमें से बहुत सारे लोग वहां से भाग जाते हैं और एंड में बस कैप्टन जूही और जिन्वो बचते हैं। तो जिन्वो उन सबको भी वहां से भागने के लिए बोल देता है, क्योंकि उसे भी शक होने लगा था कि वो लोग बच पाएंगे या नहीं। ऊपर से दरवाजा भी बस थोड़ा सा ही ओपन रह गया था। लेकिन जूही जिन्वो को छोड़ के वहां से नहीं जाना चाहती थी, पर जिन्वो कैप्टन से कहता है कि मेरा पैर कट चुका है, इसलिए मैं चल नहीं सकता, इसलिए आप जूही को लेकर यहाँ से चले जाइए। तो कैप्टन ना चाहते हुए भी जूही को बेहोश करके वहां से ले जाते हैं, क्योंकि उनकी भी फैमिली थी। तो उन सब के जाने के बाद वो दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके बाद वो मूर्ति जिन्वो पर एक एक करके अटैक करने लगती है।
जिसके कारण जिन्वू को बहुत दर्द हो रहा था। तभी जिन्वू के सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें लिखा था कि आप प्लेयर बनने के लिए चुने गए हो, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो यस दबाए वरना आपकी मौत हो जाएगी। तो जिन्वू यस दबा देता है। अगले दिन उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहां वो देखता है कि उसका पैर बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखकर जिन्वू को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी हंटर एसोसिएशन से जिन्वू के पास एजेंट बू और उसका साथी आते हैं। असल में हंटर एसोसिएशन एक तरह की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो स्पेशल लोगों को हंटर बनने का सर्टिफिकेट देती थी, साथ ही उनके लेवल डिसाइड करके शहर की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखती थी। अब एजेंट बू जिन्वू को अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे बोलता है कि हमें तुम उसी डंजन में मिले थे, लेकिन वहां पर कोई भी मूर्ति नहीं थी। ये सुन के जिन्वू ने विश्वास दिलाने की कोशिश करता है। इस पे एजेंट बू कहता है कि हमें तुम पर विश्वास है क्योंकि हमें वहां से डेड बॉडीज भी मिली हैं। इसके बाद वो एजेंट बू से जूही के बारे में पूछता है तो एजेंट बू कहता है कि वो ठीक है पर वो बहुत ज्यादा डरी हुई है और आज हम लोग यहाँ तुम्हारे लेवल का रीटेस्ट करने आए हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसे इवेंट्स में लोगों की दोबारा से रीअवेकनिंग हो जाती है और उनका लेवल बढ़ जाता है। अब वो जिन्वू का लेवल टेस्ट करने के लिए उसके सामने एक क्रिस्टल रखता है, लेकिन उसका लेवल अभी भी ई ही था और उसकी पावर बहुत कम थी। ये देखकर वो अपने साथी के साथ वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद जिन्वू के सामने वही स्क्रीन ओपन होती है जिसमें कई सारी नोटिफिकेशंस थी, जिसे पढ़ के जिन्वू को पता चलता है कि ये एक तरीके का सिस्टम है जो प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। साथ ही जिन्वू उन नोटिफिकेशन में से एक डेली गोल देखता है जिसमें जिन्वू को 100 पुशअप्स और कुछ एक्सरसाइज करनी थी और अगर जिन्वू ऐसा नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी मिल सकती है। लेकिन जिन्वू को लगता है कि ये सब फेक है, इसलिए वो सो जाता है। पर जैसे ही उस गोल का टाइम खत्म हो जाता है जिन्वू अचानक से एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है जहां उसके पीछे एक जायंट सेंटीपीड है, जिससे बचते हुए जिन्वू को यहाँ 4 घंटे सरवाइव करना था वरना वो मारा जाएगा। तो जिन्वू सेंटीपीड से बचते बचते भागने लगता है और 4 घंटे तक सरवाइव कर लेता है, जिसके कारण उसकी पेनल्टी पूरी हो जाती है और वो नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है। साथ ही उसे कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने से पहले ही जिन्वू बेहोश हो जाता है। अगले दिन जिन्वू को फिर से वही डेली गोल दिखते हैं जिन्हें देखकर जिन्वू बिना सोचे एक्सरसाइज करने लग जाता है। इधर उसी बीच जूही जिन्वू से मिलने आती है, लेकिन जिन्वू एक्सरसाइज करने के लिए हॉस्पिटल से बाहर गया था, इसलिए जूही वापस चली जाती है। इधर जिन्वू आज का गोल कंप्लीट कर लेता है, जिसके कारण उसे 3 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें से पहले वाले को अगर वो यूज करेगा तो उसकी थकान एकदम से खत्म हो जाती है। दूसरे रिवॉर्ड में उसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिससे वो अपनी किसी भी एबिलिटी को बढ़ा सकता था, तो जिन्वू उन पॉइंट से अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है। साथ ही तीसरे रिवॉर्ड में उसे एक की मिलती है जिसे देखकर जिन्वू को कुछ समझ में नहीं आता। आगे जिन्वू अपनी मॉम से मिलने आता है जो हॉस्पिटल में भर्ती थी क्योंकि उन्हें इंटरनल स्लीप नाम की बीमारी हो गई थी, जिसके कारण वो हमेशा कोमा में ही रहती थी और डॉक्टर ने कहा था कि डंजन में एक वाटर ऑफ लाइफ नाम का एक ट्रेजर मिलता है और उसी से उसकी मॉम को ठीक किया जा सकता है। पर जिन्वू बहुत ही गरीब था, इसलिए वो वाटर ऑफ लाइफ नहीं खरीद सकता था। ऊपर से उसकी एक छोटी बहन भी थी जो स्कूल में पढ़ती थी, तो जिन्वू हॉस्पिटल और स्कूल का खर्चा उठाने की वजह से ही डंजन जैसे डेंजरस जगह पर काम करता था। आगे जिन्वू एक स्टेशन की तरफ जाता है जहां अचानक से एक की होल बन जाता है, तो जिन्वू अपनी उसी की का इस्तेमाल करके दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो एक डंजन के अंदर है और वो यहाँ से तभी बाहर जा सकता है जब वो डंजन बॉस को हरा दे या उसके पास टेलीपोर्ट स्टोन हो। पर जिन्वू के पास टेलीपोर्ट स्टोन नहीं था, इसलिए जिन्वू डंजन के अंदर चला जाता है जहां उस पर कुछ गॉब्लिन्स हमला करते हैं जिन्हें जिन्वू आराम से हरा पा रहा था। तभी उसके सामने एक वुल्फ बीस्ट आ जाता है, तो जिन्वू उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पुरानी सी तलवार टूट जाती है। ये देखकर जिन्वू डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे पिछले दिन डेली गोल पूरा करने पर एक स्वॉर्ड मिली थी। तो जिन्वू उस स्वॉर्ड को निकालकर उस वुल्फ बीस्ट को मार देता है, जिसके बाद वो एक जगह बैठकर आराम करने लगता है और बोलता है कि इन बीस्ट को मारने की वजह से भी उसे पॉइंट्स मिल रहे हैं और ऊपर से उसका लेवल भी बढ़ रहा है और अब उसका लेवल 2 हो गया है। तभी जिन्वू उन मिले हुए पॉइंट्स को अपने स्ट्रेंथ में लगा देता है। उसी वक्त जिन्वू को उस वुल्फ बीस्ट में से एक आइटम मिलता है जिसके बारे में जिन्वू को नहीं पता था, लेकिन तभी वो सिस्टम जिन्वू को एक शॉप दिखाता है जहां जिन्वू उस आइटम को बेच सकता था, तो वो उसे तुरंत बेच देता है जिससे उसे 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। लेकिन जिन्वू उन गोल्ड कॉइन से अभी कुछ खरीद नहीं सकता था क्योंकि उसका लेवल अभी इतना नहीं था। अब जिन्वू आगे जाने लगता है जहां उसे बहुत सारे वुल्फ बीस्ट घेर लेते हैं, लेकिन जिन्वू हार नहीं मानता और उन सबको एक एक करके मार देता
है, जिससे उसका लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन साथ ही उसकी स्वॉर्ड बहुत कमजोर भी हो गई थी। लेकिन जिन्वू को अब कई सारे आइटम्स के साथ साथ टेलीपोर्ट स्टोन भी मिल गया था, पर जिन्वू वहां से नहीं जाता और डिसाइड करता है कि वो डंजन बॉस को मारेगा। इसके बाद उसके सामने अलग अलग मॉन्स्टर आने लगते हैं, जिनके टैग नेम अलग अलग कलर में थे। जहां व्हाइट नेम टैग का मतलब था कि वो बहुत वीक मॉन्स्टर है, ऑरेंज का मतलब था कि वो एवरेज मॉन्स्टर है, पर रेड का मतलब था कि वो जिन्वू से बहुत ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है। अब जिन्वू आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह पहुंच जाता है, जहां उसके सामने डंजन बॉस आ जाता है, जो कि बहुत बड़ा स्नेक था। तो जिन्वू उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उस स्नेक की बॉडी बहुत ज्यादा मोटी थी, जिसके कारण जिन्वू की स्वॉर्ड टूट जाती है और वो स्नेक बुरी तरह से जिन्वू को पीटने लगता है। लेकिन जिन्वू अपने पुराने दिनों को याद करते हुए फिर खड़ा हो जाता है और उस स्नेक पर चढ़कर अपने हाथ से ही उस पर अटैक करने लगता है और अपने हाथ से उस स्नेक के स्किन के शेल को तोड़ के उसे मार देता है। जहां उस स्नेक को मारने से जिन्वू को एक डैगर मिलता है, जिसकी स्पेशल एबिलिटी थी कि उससे जिन्वू का अपोनेंट कुछ समय के लिए पैरालाइज हो सकता था। उसी वक्त वो डंजन गायब हो जाता है और जिन्वू अपने आप को स्टेशन से बाहर पाता है, जहां कुछ डी रैंक हंटर्स एक मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, लेकिन वो सी रैंक का था, जिसकी वजह से उन्हें उसे मारने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो जिन्वू अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक कर उसे एक ही बारी में मार देता है और इससे पहले कोई उसे देख पाता वो वहां से चला जाता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां इतनी एक्सरसाइज करने के बाद जिन्वू के अच्छे खासे मसल्स बन गए थे, जिसके कारण हॉस्पिटल की नर्सेज उस पर फिदा हो जाती हैं। इसके बाद जिन्वू डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है, जहां वो फिर से अपने सिस्टम को चेक करने लगता है और डिसाइड करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ पर काफी ज्यादा पॉइंट्स डाल चुका है, इसलिए वो अब अपनी इंटेलिजेंस पर पॉइंट खर्च करने लगता है। तभी उसे उसके लैंडलॉर्ड का फोन आ जाता है और उससे जो कि किराया मांग रहा था। तो पैसे कमाने के लिए जिन्वू अलग अलग डंजन मिशंस देखने लगता है, जहां उसे एक मिशन दिखता है जिसमें एक टीम को एक बैग उठाने वाला बंदा चाहिए था और वो इसके लिए अच्छा खासा अमाउंट दे रहे थे। तो जिन्वू उसके पास चला जाता है, जो कि एक सी रैंक टीम थी और सी रैंक डंजन में जाने वाली थी, पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें 2 बंदे और चाहिए थे, इसलिए उन्होंने जिन्वू और एक और बंदे योजन को हायर कर लिया था, जो कि बहुत अमीर था क्योंकि उसके आर्मर और वेपन काफी ज्यादा महंगे लग रहे थे। अब जिन्वू योजन और उस टीम के साथ डंजन में चला जाता है, जहां उन सब पर इंसेक्ट मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, जिन्हें जिन्वू की टीम मार देती है। लेकिन जिन्वू कुछ नहीं करता ताकि उसकी असलियत सामने ना आए कि वो एक ई रैंक का हंटर नहीं रहा, क्योंकि इससे सभी की निगाहें उसकी तरफ आ सकती थी। इसके बाद वो सभी डंजन बॉस की तरफ जाते हैं, जो कि एक बड़ी सी स्पाइडर थी और अभी सो रही थी, पर उसके आसपास बहुत सारे क्रिस्टल्स थे। लेकिन वो टीम कहती है कि हम खुदाई करने वाले वेपन्स लाना भूल गए, इसलिए वो जिन्वू और योजन को वहीं रुकने का बोल के उन टूल्स को लेने के लिए जाने लगते हैं। पर अचानक से वो उस जगह की छत को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उस जगह से निकलने का रास्ता बंद हो जाता है और वो स्पाइडर भी जाग जाता है, जिसके पास इस वक्त सिर्फ योजन और जिन्वू थे। असल में उस टीम का यही प्लान था कि वो सब इन दोनों को यहाँ मरवा देंगे, जिसके कारण उन्हें अपने क्रिस्टल्स इनके साथ शेयर भी नहीं करने पड़ेंगे और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। ये टीम अक्सर ऐसा ही करती थी। इधर हम जिन्वू को देखते हैं, जो योजन को पीछे हटने के लिए कह के उस स्पाइडर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उस पर एक जोरदार वार करता है, जिस अटैक को देखकर योजन सोचता है कि जिन्वू तो एक ही रैंक का हंटर है, तो ये ऐसा कैसे कर सकता है, कहीं ये अपना लेवल झूठ तो नहीं बता रहा, क्योंकि ऐसे कई सारे साइकोपैथ हंटर होते हैं जो कि अपना लेवल कम बताकर भी मजे के लिए डंजन में आते हैं। अब योजन डर के मारे पीछे हो जाता है। इधर जिन्वू देखता है कि उस स्पाइडर का आर्मर मजबूत है, जिसकी वजह से उस स्पाइडर को ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था। साथ ही वो स्पाइडर बहुत स्पीड से जिन्वू पर अटैक कर रहा था, तो जिन्वू अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए अपनी डैश नाम की नई स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे जिन्वू की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो लगातार उस स्पाइडर पे अटैक करने लगता है। लेकिन अचानक से इतनी स्पीड के कारण वो बहुत थक जाता है और वो स्पाइडर जिन्वू को बस मारने ही वाला था, पर तभी जिन्वू अपने डेली गोल के रिवॉर्ड से खुद की थकान को खत्म कर लेता है और फिर से खड़ा होकर लगातार उस स्पाइडर के सर पर अटैक करने लगता है, जिससे वो मारा जाता है और अब जिन्वू का लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखकर योजन घबरा जाता है और जिन्वू का वो टूल्स वाला बैग खुद उठा लेता है। तभी पत्थरों को हटाकर वो टीम वहां आ जाती है और उन दोनों को जिंदा देखकर उन्हें लगता है कि योजन ने अपने महंगे वेपन्स की मदद से उस बीस्ट को मारा है, इसलिए वो लोग उन दोनों को मारने के लिए आगे आने लगते हैं। लेकिन तभी सिस्टम जिन्वू को एक नया मिशन देता है, जिसमें जिन्वू को उन सब टीम मेंबर्स को मारना था, वरना वो खुद मर सकता था। तो जिन्वू ना चाहते हुए भी एक एक करके उन्हें मारने लगता है। ये देखकर उस टीम का कैप्टन घबरा जाता है और जिन्वू से कहता है कि मुझे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता
पता कि मेरा भाई कौन है, पर जिन्वो उसे भी मार देता है। जिसके बाद वो दोनों बाहर आके हंटर एसोसिएशन के एक एजेंट को यहाँ बुला देते हैं कि उस बीस्ट ने उन सबको मार दिया। तो उस एजेंट को भी लगता है कि योजन ने ही जिन्वो को उस बीस्ट से बचाया होगा। इधर हम एजेंट बू को देखते हैं जिसे इस मिशन के बारे में पता चल जाता है और उसे जिन्वो पर शक होने लगता है। साथ ही उसे जिन्वो और योजन की फिक्र भी होने लगती है क्योंकि मरने वाली टीम का कैप्टन एक अमेरिकन ए रैंक हंटर का भाई था जिसे इस सब का पता चल चुका था और अब वो योजन और जिन्वो को मारने के लिए कोरिया आ रहा था। इधर जिन्वो अपने घर आ जाता है जहां ड्रिंक करते हुए उसे पता चल जाता है कि स्पाइडर को मारने की वजह से उसे एक स्पेशल एबिलिटी मिली है जिसके कारण उस पर पॉइजन का असर नहीं हो सकता। अगले दिन योजन जिन्वो से मिलने आता है और उससे कहता है कि वो एक गिल्ड बनाना चाहता है। असल में गिल्ड ऐसी प्राइवेट कंपनीज होती है जो हंटर को हायर करती है, डंजन से मोस्टर को खत्म करके क्रिस्टल्स कलेक्ट करके प्रॉफिट कमाती हैं। तो अब जिन्वो योजन से गिल्ड बनाने का रीजन पूछता है। इस पर योजन बोलता है कि ये गिल्ड मेरे डैड का सपना है क्योंकि इस वक्त मेरे डैड बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, पर फिर भी इस समय गेट्स ही सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मैं अपने डैड का सपना पूरा करने के लिए गेट बनना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे 20 मिशन पूरे करने होंगे, पर मेरा एक ही मिशन हुआ है। इसलिए वो जिन्वो को 30 बिलियन युवान ऑफर करके उसके साथ मिशन पर चलने के लिए कहता है, पर जिन्वो बाद में जवाब देने के लिए बोल के वहां से चला जाता है। अगले दिन डेली गोल कंप्लीट करने के बाद जिन्वो को एक एस रैंक डंजन की की मिलती है जिसमें जिन्वो को वाटर ऑफ लाइफ भी मिल सकता था। तो जिन्वो डंजन में आ जाता है जहां डंजन में घुसते ही उसके सामने एक बहुत बड़ा बीस्ट आ जाता है जिसका टाइटल रेड में था। तो जिन्वो उस बीस्ट पर लगातार अटैक करने लगता है लेकिन वो बीस्ट अपनी स्केल से जिन्वो के सारे अटैक को कुछ समय के लिए गायब कर देता है और जिन्वो का एक हाथ भी खा जाता है। ये देखकर जिन्वो अपनी फुल रिकवरी एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपना हाथ सही कर लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर लगातार जिन्वो को पीटने लगता है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ लगातार कम होती जा रही थी। ये देखकर जिन्वो टेलीपोर्ट स्टोन की मदद से वहां से भागने की सोचता है, लेकिन गलती से उसका स्टोन उसके हाथ से छूट जाता है। तो जिन्वो अपनी इन्वेंट्री से हीलिंग पोशन निकाल के उसे पी के अपनी हेल्थ को थोड़ा बढ़ा लेता है और उस मॉन्स्टर पर लगातार अटैक करने लगता है। तभी उस मॉन्स्टर की वो स्किल खत्म हो जाती है जिसके कारण उसके ऊपर जिन्वो के अटैक का असर होने लगा था। अब जिन्वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को मार देता है जिससे उसे एक रेसिपी मिलती है जिसे देखने पर उसे पता चलता है कि उसे वाटर ऑफ लाइफ बनाने के लिए 3 आइटम्स चाहिए होंगे। तभी जिन्वो देखता है कि उस डंजन में एक कैसल है, लेकिन जिन्वो डिसाइड करता है कि वो अभी वहां नहीं जाएगा क्योंकि वो अभी इतना ताकतवर नहीं था कि इसे पूरा कर सके। अब जिन्वो उस डंजन से बाहर आ जाता है और सोचता है कि अगर उसे उस कैसल को पूरा करना है तो उसे खुद को और अपग्रेड करना होगा। इसलिए वो योजन के पास जाके उसके ऑफर के लिए हाँ कर देता है, लेकिन वो उससे कहता है कि डंजन में सिर्फ वो और जिन्वो जाएंगे। जिन्वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो अकेले ही डंजन बॉस को खत्म करके अपना लेवल बढ़ाना चाहता था, लेकिन योजन जिन्वो से बोलता है कि डंजन की रजिस्ट्रेशन के लिए 10 लोगों की जरूरत पड़ती है। इस पर जिन्वो उससे कहता है कि तुम 8 ऐसे लोगों को ढूंढ लो जो बस रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम लिखवा ले और डंजन के बाहर खड़े रहें और बाकी काम हम दोनों ही करेंगे। तो योजन इसके लिए मान जाता है। आगे जिन्वो को एक डी रैंक डंजन का इन्विटेशन मिलता है तो खुद को अपग्रेड करने के लिए जिन्वो वहां चला जाता है जहां वो देखता है कि उस जगह पर जूही समेत वो सभी लोग हैं जिनसे वो लास्ट बार मिला था। तभी वहां कुछ क्रिमिनल्स आ जाते हैं जो उनके साथ डंजन में जाने वाले थे। वो टीम कैप्टन उन क्रिमिनल्स को लाने वाली एजेंट से बोलता है कि हम इनके साथ अंदर नहीं जाएंगे। इस पे वो एजेंट कहती है कि ये सब हंटर्स हैं लेकिन किसी गुनाह में जेल गए हैं, पर ये अपनी सजा कम करवाना चाहते हैं इसलिए इन्हें डंजन में जाना होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि आपके साथ एजेंट कैंग अंदर जाएंगे जो कि एक बी रैंक हंटर हैं। तो वो सब ये जान के इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद अंदर जाने पर उनके सामने 3 रास्ते आते हैं। तो कैंग कहता है कि हमें अलग अलग हो जाना चाहिए जिससे हम मॉन्स्टर्स को जल्दी खत्म कर पाएंगे। तो बाकी सभी इसके लिए मान जाते हैं और 3 टीम्स में बट के अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। जहां पहली टीम में जूही, जिन्वो और वो कैप्टन था, दूसरी टीम में कैंग और बाकी क्रिमिनल्स और तीसरी टीम में जिन्वो की टीम के 2 मेंबर्स थे। इस तरफ हम कैंग को देखते हैं जो उन क्रिमिनल्स को देख रहा था। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि उन क्रिमिनल्स ने एक लड़की के साथ गलत हरकत की थी जिस कारण उन्हें जेल हुई थी, पर उस लड़की का फादर इस पनिशमेंट से सेटिस्फाइड नहीं था इसलिए उसने उन क्रिमिनल्स को मारने के लिए कैंग को 2 बिलियन दिए थे। अब कैंग उन क्रिमिनल्स को एक एक करके मारने लगता है, लेकिन तभी उस रास्ते पर वो दोनों बंदे आ जाते हैं जो दूसरे रास्ते की तरफ गए थे। तो कैंग उन क्रिमिनल्स को मारने के बाद उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उन दोनों को भी मार सके क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये खबर बाहर जाए और उसे सजा मिले। थोड़ी देर बाद जिन्वो, जूही और वो कैप्टन उसी जगह पहुंच
जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर वो दोनों और सभी क्रिमिनल्स मरे पड़े हैं। तभी कैंग पीछे से जूही पर अटैक करता है, लेकिन जिनवू जूही को बचा लेता है। अब वो समझ जाता है कि इन सबको कैंग ने ही मारा है, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम तो हंटर एसोसिएशन से हो ना, तो तुमने इन्हें क्यों मारा। तो कैंग उन्हें सब कुछ बता देता है, लेकिन जिनवू से कहता है कि तुमने क्रिमिनल्स को मारा था वो तो ठीक है, पर तुमने इन दोनों को जानबूझ के मारा है क्योंकि तुम्हें इंसानों को मारने में मजा आता है, क्योंकि तुम चाहते तो इन्हें डरा के भी छोड़ सकते थे। ये सुन के कैंग हंसने लगता है। तभी जिनवू कैंग पर अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन वो कैप्टन उसे रोक देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जिनवू वीक है। इसके बाद कैप्टन कैंग पर अटैक करने लगता है, जहां बीच बीच में जूही कैप्टन को हील कर रही थी, पर इसके बावजूद भी कैंग कैप्टन पर भारी पड़ रहा था क्योंकि कैंग एक एसेसियन टाइप का हंटर था जो कि हंटर्स की कैटेगरी में टॉप पर आते हैं। उसी वक्त जिनवू कैप्टन को बचाने के लिए कैंग के सामने आ जाता है, तो कैंग उस पर अटैक करता है, लेकिन जिनवू उसके हर अटैक को रोक रहा था। ये देखकर कैंग समझ जाता है कि जिनवू की सेकंड अवेकनिंग हुई है, क्योंकि कैंग वही बंदा था जो बू के साथ जिनवू से मिलने हॉस्पिटल आया था। इधर जिनवू की ताकत देखकर कैप्टन और जूही भी हैरान थे। तभी जिनवू अपनी स्पीड बढ़ा के कैंग के फेस पर कट लगा देता है, जिसके कारण कैंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी इनविजिबल एबिलिटी इस्तेमाल करके जिनवू पर लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन जिनवू खुद को हील कर लेता है और अपनी मर्डर एसिंटेट टेक्निक का इस्तेमाल करके कैंग को मार देता है। जिसके बाद वो सब बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे बू के साथ हंटर एसोसिएशन की एजेंट थी। तो कैप्टन उन दोनों से ये बोल देता है कि कैंग ने उन सब पर अटैक करा था, लेकिन कैप्टन ने जूही के साथ मिलकर उसे मार दिया। पर बू को अभी भी जिनवू पर शक हो रहा था। इसके बाद जिनवू जूही के साथ चलने लगता है, जहाँ जूही जिनवू को बताती है कि वो एक बी रैंक की हीलर होने के बावजूद भी छोटे मोटे मिशंस पर ही जाती है, क्योंकि शायद वो अभी तक मूर्ति वाले इंसिडेंट से बाहर नहीं आ पाई है, इसलिए उसने रिटायर होकर होम टाउन जाने का फैसला करा है। साथ ही जूही जिनवू को भी एक दिन होम टाउन आने को कहती है। अब जूही वहां से चली जाती है, जिसके बाद जिनवू को एजेंट बू मिलता है, जो जिनवू से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी दोबारा अवेकनिंग हुई है या नहीं, पर तुम संभल कर रहना क्योंकि एक एस रैंक का हंटर तुम्हारे पीछे है, जिसकी वजह है कि तुम ई रैंक पर होने के बावजूद भी उस स्पाइडर वाले मिशन से जिंदा बच गए थे जिसमें उस एस रैंक हंटर का भाई मारा गया था। तो ये जान के जिनवू डिसाइड करता है कि उसे जल्दी से लेवल अप करना होगा, इसलिए वो अगले दिन योजन के साथ डंजन रेड पर चला जाता है। योजन ने यहाँ रजिस्ट्रेशन और रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कुछ लो रैंक और गरीब हंटर्स को हायर कर लिया था जो सब बाहरी रुकने वाले थे। तभी जिनवू देखता है कि उन हंटर्स में एक छोटी लड़की भी है, लेकिन वो छोटी लड़की जिसका नाम सोंग है, वो जिनवू के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है कि वो ई रैंक की हंटर ही है, बस उसकी हाइट ही छोटी रह गई है। असल में सोंग जिनवू की बहन की दोस्त थी जो हंटर बनना चाहती थी। अब जिनवू और योजन बाकी हंटर्स को बाहर छोड़ के अंदर चले जाते हैं और कुछ ही देर में डंजन बॉस को हरा के बाहर भी आ जाते हैं। तो ये देखकर बाहर खड़े सभी हंटर्स चौंक जाते हैं। अब हर रोज जिनवू योजन के साथ अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से उसका लेवल भी तेजी से बढ़ रहा था। इधर हम व्हाइट टाइगर गिल्ड को देखते हैं, जिसके सिलेक्टर को ये न्यूज मिलती है कि कोई हर रोज सी रैंक डंजन को खरीद रहा है, जिसके कारण उनके हंटर्स को सी रैंक डंजन नहीं मिल पा रहे हैं। ये देखकर वो सिलेक्टर उन डंजन में जाने वाले की डिटेल्स देखता है, जहां जिनवू का नाम देखकर उसे शक होने लगता है, क्योंकि उसने भी वो मूर्ति वाली खबर पढ़ी थी। इसलिए वो उसी डंजन वाली जगह पर आ जाते हैं जहां जिनवू और योजन रेड करने गए थे, लेकिन वहां बाहर सभी हंटर्स को देखकर वो वही समझ जाता है कि जिनवू की सेकंड अवेकनिंग हुई है और योजन जिनवू की डंजन पार करने में मदद ले रहा है। अब वो सिलेक्टर जिनवू से अकेले में मिलता है और उसे व्हाइट टाइगर गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि योजन ने उसे 30 बिलियन येन दिए हैं तो उसका मुंह बंद हो जाता है। तभी जिनवू अपने इनविजिबल टेक्निक से उस सिलेक्टर को डराते हुए उससे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। इसमें वो सिलेक्टर कहता है कि उसने बस वो मूर्ति वाली खबर पढ़ी थी, ऊपर से आजकल सभी सी रैंक वाले डंजन में आप लोग ही जा रहे हो, इसलिए मैंने दोनों बातों को बस मैच कर लिया। तो जिनवू रिलैक्स हो जाता है कि उसके बारे में और किसी को नहीं पता। इसके बाद जिनवू सिलेक्टर से कहता है कि मैं तुम्हारा गिल्ड तो ज्वाइन नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें 2 सी रैंक डंजन बेच सकता हूँ। तो वो सिलेक्टर वो डंजन खरीद लेता है, लेकिन वापस ऑफिस पहुंचने पर उसे पता चलता है कि जिनवू और योजन कुछ दिनों के लिए और डंजन नहीं खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से महंगे दाम पर डंजन खरीदने के कारण वो बेवकूफ बन गया है। अगले दिन जिनवू शहर के थोड़ा दूर आ जाता है क्योंकि उसका लेवल 40 हो गया था और उसी के साथ उसे एक जॉब चेंजिंग मिशन मिला था, जिसके लिए ही वो यहाँ आता है। अब उसके
वहां पहुंचते ही वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर जिन्वो चला जाता है, जहां जिन्वो अंदर जाने पर देखता है कि वो इस डंजन के अंदर हीलिंग पोशन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके बाद जिन्वो के सामने एक बीस्ट आ जाता है जो आर्मर से कवर था, तो जिन्वो उस पर अपने डैगर से अटैक करता है लेकिन उस बीस्ट को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर जिन्वो को उसी स्नेक की याद आ जाती है, इसलिए वो उस डैगर को रख के अपने हाथों से उस बीस्ट पर अटैक करता है और उसकी गर्दन अलग करके उसे मार देता है। तभी वहां और भी बीस्ट आ जाते हैं तो जिन्वो उन्हें एक एक करके मारने लगता है। तभी एक इनविजिबल मैजिशियन जिन्वो पर अटैक करने की कोशिश करता है और जिन्वो ये जान जाता है और उसे मार देता है। अब जिन्वो एक एक करके उन सभी को मार देता है जिससे उसे एक आर्मर और कुछ आइटम्स मिलते हैं, साथ ही उसका लेवल भी बढ़ गया था। अब जिन्वो उस जगह पर आगे बढ़ने लगता है जहां उसके सामने एक बड़ा सा गेट था, तो गेट खोलने पर जिन्वो वहां पर इग्रिस नाम के एक नाइट को देखता है जिसका टाइटल रेड था। ये देखकर जिन्वो घबरा जाता है क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा थक चुका था। उसी वक्त इग्रिस जिन्वो पर लगातार अटैक करने लगता है जिससे बचने के लिए जिन्वो इधर उधर भाग रहा था। इसके बाद जिन्वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसके आर्मर पर भी जिन्वो के डैगर का असर नहीं हो रहा था, तो जिन्वो अपने डैगर को इन्वेंट्री में रख लेता है। ये देखकर इग्रिस भी अपनी स्वॉर्ड छोड़ देता है और लगातार जिन्वो को पीटने लगता है जिसकी वजह से जिन्वो बहुत ज्यादा घायल हो गया था, लेकिन आर्मर की वजह से वो अभी जिंदा था। इसके बाद जिन्वो अपनी स्पीड बढ़ा के इग्रिस पर अटैक करने की कोशिश करता है पर इग्रिस की स्पीड तो उससे भी बहुत ज्यादा थी। अब वो दोनों क्लोज रेंज फाइट करने लगते हैं जहां एक बार जिन्वो इग्रिस की गर्दन पर मारने में कामयाब हो जाता है क्योंकि इग्रिस का कमजोर हिस्सा उसकी गर्दन ही थी, लेकिन इसकी वजह से इग्रिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिन्वो को पटक पटक कर पीटने लगता है और लास्ट में उसे जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी मौका पाकर जिन्वो इग्रिस की गर्दन में अपना डैगर घुसा के उसे मार देता है। जहां इग्रिस के मरने के बाद जिन्वो को एक एस रैंक हेलमेट मिलता है, साथ ही उसे एक टेलीपोर्ट स्टोन और कुछ और आइटम्स मिलते हैं। उसी वक्त उसके आसपास कई सारे पोर्टल्स ओपन होने लगते हैं जिसमें से पहले वाले बीस्ट बाहर आ रहे थे। तभी जिन्वो का सिस्टम उसे बताता है कि वो जितनी देर यहाँ रुकेगा उसे उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे, तो जिन्वो उनसे लड़ने लगता है लेकिन वो काफी थक चुका था, इसलिए वो टेलीपोर्ट स्टोन का इस्तेमाल करके वहां से जाने की सोचता है पर एक बीस्ट उसके हाथ से वो स्टोन दूर फेंक देता है, जिसे देखकर जिन्वो समझ जाता है कि अब अगर उसे इस जगह से बाहर निकलना है तो उसे उन सबको मारना होगा वरना वो यही मारा जाएगा। पर वो उन बीस्ट को नहीं मार पा रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका था, ऊपर से उसके हाथ भी काफी इंजर्ड हो गए थे जिसके कारण उसे उसकी मौत के विजन्स आने लगते हैं। तभी एक बीस्ट उसका सर फोड़ देता है और उसे जान से मारने लगता है, लेकिन उसी वक्त जिन्वो का सिस्टम उसे डेली गोल की नोटिफिकेशन देता है जो जिन्वो ने पूरा नहीं किया था, इसलिए उसे पेनल्टी एरिया में भेज दिया जाता है जहां जिन्वो हीलिंग पोशन इस्तेमाल कर सकता था। तो जिन्वो को थोड़ी राहत मिलती है और वो वहां पोशन पी के अपनी थकान खत्म कर लेता है और अपने आप को हील भी कर लेता है। इसके बाद जिन्वो वहां के मॉन्स्टर्स को मारने लगता है ताकि वो लेवल अप करके उन आर्मर बीस्ट को भी मार सके। अब एक एक करके जिन्वो उन सभी बीस्ट को मार देता है जिससे उसका लेवल काफी बढ़ गया था। तो जिन्वो अब शॉप से एक अच्छी सी स्वॉर्ड खरीद लेता है जिसका डैमेज 25% ज्यादा था। साथ ही जिन्वो इग्रिस से मिली एक स्किल जिसका नाम रूलर हेड था उसे भी सीख लेता है जिसकी मदद से वो किसी को मैनिपुलेट कर सकता था। अब वो वापस उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां एक एक करके वो फिर से उन बीस्ट को मारने लगता है, लेकिन जिन्वो देखता है कि वो बीस्ट तो कम ही नहीं हो रहे, ऊपर से उन बीस्ट को मार के उसका लेवल भी नहीं बढ़ रहा। तो ये देखकर जिन्वो समझ जाता है कि इन बीस्ट को पीछे छुपे मैजिशियन कंट्रोल कर रहे हैं। तो जिन्वो एक एक करके उन सभी मैजिशियंस को मार देता है जिसके कारण वो बीस्ट भी खत्म हो जाते हैं और जिन्वो का ये मिशन पूरा हो जाता है जिसके कारण उसे नेक्रोमेंसर का टाइटल भी मिल जाता है। साथ ही उसे एक एबिलिटी भी मिलती है जिसकी मदद से वो डेड मॉन्स्टर्स को अपना सर्वेंट बना सकता था, जिसके लिए उसे बस उन मॉन्स्टर्स की लाश के आगे अराइज बोलना था। लेकिन अगर 3 बार बोलने पर भी कोई मॉन्स्टर उसका सर्वेंट नहीं बनता तो जिन्वो उसका कुछ नहीं कर पाएगा। अब जिन्वो उन बीस्ट की लाशों को अराइज बोल के अपना सर्वेंट बना लेता है, जिसके बाद वो इग्रिस के पास जाके अराइज बोलता है, लेकिन पहली बार में इग्रिस उसका सर्वेंट नहीं बनता। तो जिन्वो दूसरी बार ट्राई करता है लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। तो जिन्वो उसे समझाने लगता है कि जिद करने से कुछ नहीं होगा, उसे तो बल्कि उसका साथ देना चाहिए जिससे उसे एक दूसरी जिंदगी मिल जाएगी। तो तीसरी बार अराइज बोलने पर इग्रिस उसका सर्वेंट बन जाता है और अब इग्रिस समेत वो सभी बीस्ट जिन्वो के सामने झुक जाते हैं। दूसरी तरफ हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जो कि जोजो आइलैंड की तरफ जा रहे थे जहां पर एक ऐसा डंजन था जिसे अभी तक कोई भी हंटर कंप्लीट नहीं कर पाया था। और इसी के साथ ये सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको इसका सीजन 1 कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी इसका सीजन 2 अनाउंस हो चुका है जो कि जल्द ही आने वाला है, वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा।